22 दिसंबर 1978 बात रूस की है। रूस के एक शहर रोस्तोव की है। एक 9 साल की बच्ची, उसकी लाश मिलती है। बच्ची घर से बाहर निकली थी, लाश एक नदी के किनारे मिली। अब पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस जाती है, लाश को उठाती है, देखती है। पहली नज़र में ही पता चल जाता है कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ है और बड़ी बेदर्दी से उसे चाकुओं से गोद कर मारा गया। पुलिस इसकी तफ्तीश करती रहती है, लेकिन बल्कि कुछ दिनों बाद ही फिर एक दूसरी लाश मिलती है, एक और लड़की की। और ये लड़की जो है, इसकी लाश भी नदी के किनारे मिलती है, पास में एक बैग मिलता है। लड़की की उम्र 13 साल थी। लेकिन इन दोनों लाशों की जो बरामदगी थी, दूरी काफ़ी थी, लेकिन जिस तरीके से लाश मिली, जिस तरीके से उनके ऊपर ज़ख्मों के निशान थे, वो पुलिस को हैरान कर रहे थे। दोनों में सिमिलरिटी थी और दोनों ही केस में लड़की की जो ब्रेस्ट थे उसको काट लिया गया था। अब पुलिस को लगा कि ये कौन सनकी है जो ऐसा काम कर सकता है। इसी दौरान में कुछ वक्त बीता और एक और लड़की की लाश मिली, उसके साथ भी सेम ऐसे ही। अब पुलिस परेशान कि ये क्या मामला है, तफ्तीश जारी थी। इसी दौरान ने पुलिस को एक जानकारी मिली कि इन 3 बच्चों में से एक बच्ची के साथ उसने एक शख्स को देखा था जो उसके साथ बड़ी दोस्ताना व्यवहार कर रहा था और उसको लेकर अपने साथ गया। और फिर बाद में उस बच्ची की लाश मिली। उस बंदे का नाम था अलेक्जेंडर कराचेनको। जब पुलिस को पता चला कि ये अलेक्जेंडर है तो पुलिस ने फिर उसकी हिस्ट्री खंगाली। पता चला कि ऑलरेडी रेप के मामले में पहले जेल जा चुका है और उसी इलाके का था जहाँ से लाशें मिल रही थी। पुलिस ने उसे उठाया, उसके बाद उसे टॉर्चर किया। उसके बाद पुलिस ने बयान दिया कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इन लड़कियों के कत्ल के पीछे उसी का हाथ है। और इसके बाद ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद उसे गुनहगार ठहराया गया और 1982 में फायरिंग स्क्वाड ने अलेक्जेंडर को गोली मारकर सजाए मौत की जो तामील थी वो पूरी कर दी, क्योंकि उसे डेथ पेनल्टी मिला था। तो 78 में बच्चियों के कत्लेआम का सिलसिला शुरू हुआ और 4 साल के अंदर ही वहाँ रशियन पुलिस ने अलेक्जेंडर को उन बच्चियों का कातिल करार देकर अदालत से सज़ा भी दिलवा दी। उसे सर के पिछले हिस्से में गोली फायरिंग स्क्वाड ने मारी और उसकी मौत हो गई। अब लगा चलो केस ख़त्म, सुलझ गया सब कुछ, लेकिन ऐसा था नहीं। इसके बाद अगले 12 सालों तक इसी रोस्तोव शहर में एक के बाद एक लड़कियां, औरतें, इवन बच्चों को मारा गया। और इन 52 के 52 मर्डर्स में जो तरीका था वो एक ही था, हर एक को चाकू से गोदा गया। और सबसे अजीब बात ये थी कि हर कत्ल के बाद जो फीमेल थी, बच्चियाँ थी, औरतें थीं, उनके ब्रेस्ट को काटा गया। जो लड़के थे उनके प्राइवेट पार्ट्स को काटा गया। किसी के ज़ुबान काटे गए, किसी की आंखें निकाली गईं। इस वहशियाना तरीके से रूस में इससे पहले ऐसा कोई कत्लेआम नहीं हुआ। अब पुलिस परेशान हो गई, लोग घबराने लगे। जिस तरीके से, जिस दरिंदगी से मारा जा रहा था, तो रूस के इतिहास में ये पहली बार था। अब ख़ासतौर पर मॉस्को तक ये बात पहुंची, रूस की राजधानी। वहाँ कहा गया कि यहाँ रोस्तोव शहर में लोगों के अंदर ज़बरदस्त दहशत है और कोई एक ऐसा सीरियल किलर है जो इस तरह के कत्लेआम कर रहा है। अब मॉस्को से स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेटिव भेजी जाती है कि आप जाओ और इसको हैंडल करो। अब वो स्पेशल टीम आती है, यहाँ पर आने के बाद रोस्तोव में हर एक केस को स्टडी करती है। जब केस को स्टडी करती है हर एक को, तो पता चलता है कि जो ज़्यादातर लाशें मिली हैं वो या तो नदी किनारे मिली हैं, जंगल में मिली हैं, या रेलवे ट्रैक पे, रेलवे स्टेशन के पास मिली हैं, या फिर बस स्टॉप पे। लेकिन इनमें से भी जब शॉर्टलिस्ट किया गया तो पता चला सबसे ज़्यादा जो लाशें मिली हैं वो रेलवे ट्रैक के किनारे मिली। तो अंदाज़ा ये लगाया गया कि जो भी कातिल है वो ट्रेन का इस्तेमाल करता है, वारदात को अंजाम देता है और उसी ट्रेन के साथ फिर कहीं गायब हो जाता है। अब ये जानकारी थी, इसके बाद पूरे जासूसों का जाल बिछाया गया रोस्तोव शहर में और कहा गया कि ऐसे शख्स पे नज़र रखो जो ट्रेन से आता जाता हो और ज़रा भी वो डाउटफुल हो, सस्पेक्टेड हो, संदिग्ध हो, तो उसे पकड़ा जाए। अब ये सारी चीज़ें होने लगी। इधर कत्ल का सिलसिला लगातार चल रहा था, लगातार एक के बाद एक लाशें मिलती जा रही थी। जो तफ्तीश हुई तो पता चला कि जितने भी अब तक कत्ल हुए थे उनमें जो एज था 8 साल से लेकर 44 साल, 8 to 44 ईयर्स की बच्चियाँ, बच्चे, औरतें। और इन सभी बॉडी के जब सारी चीज़ें देखी गई तो पता चला कि जितने भी कत्ल हुए उनमें फीमेल के ब्रेस्ट काटे गए, जो लड़के थे, बच्चे थे, उनके प्राइवेट पार्ट्स काटे गए, आंखें निकाल ली गई, ज़ुबान काट दी गई, यूट्रस निकाल दिया। तो इस तरीके से ऐसा कत्ल इससे पहले कभी सुना ही नहीं था वहाँ के लोगों ने।
और यही वजह है कि इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा दहशत फैल गई। अब सारी मॉस्को की स्पेशल टीम आ गई, जांच जारी है। हर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर सादी वर्दियों में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया कि कोई भी संदिग्ध दिखे उसे पकड़ो और लाओ। इसी तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ एक शख्स लगता है। वो शख्स पे नज़र इसलिए गई कि रेलवे स्टेशन से उतरा और एक लड़की के साथ साथ वो चल रहा है, और वो ऐसा लगा था कि लड़की से अनजान है, लेकिन वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को उसको हुलिया भी कुछ ऐसे ही लगा। सादी वर्दी में पुलिस गई, उसे रोका, उसके बाद उससे पूछताछ की। उसके पास एक ब्रीफकेस था, ब्रीफकेस में एक चाकू था, एक रस्सी थी। लेकिन जब उससे सारी पूछताछ की तो उसने बोला कि बस मैं यहाँ रहता हूँ, ये है। और पुलिस ने भी जिस अफसर ने पूछा था उसे छोड़ दिया, नाम पता लेकर। तलाश जारी है, इधर कत्लेआम का सिलसिला भी जारी है, पर कातिल मिल नहीं रहा है। अब रोस्तोव की पुलिस ने कहा कि इस कातिल तक पहुंचने के लिए हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन तो ठीक है, किसी साइकेट्रिस्ट से बात की जानी चाहिए, किसी मनोवैज्ञानिक से, मनोचिकित्सक से, जो इस कातिल के जहन में और दिमाग में क्या चल रहा है वो हम बता सके, उस पर रोशनी डाल सके। क्योंकि जिस तरीके से वो कत्ल कर रहा है वो अजीब सा है। प्राइवेट पार्ट्स काटना, ब्रेस्ट काटना, यूट्रस निकालना, आंखें निकालना, जीभ काटनी, तो ये है क्या? तो इसके लिए उन्होंने उस वक्त के एक बड़े फेमस अलेक्जेंडर बुखानोवस्की, एक साइंटिस्ट थे, बल्कि जो साइकेट्रिस्ट थे, इनके पास पुलिस गई, सारी चीज़ें बताई, सारे केस स्टडी, उन्होंने उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया और आखिर में अपनी एक रिपोर्ट दी पुलिस को। उन्होंने कहा ये जो भी कातिल है इसकी उम्र 45 से 50 साल के दरमियान है। इसका बचपन कभी अच्छे से नहीं गुजरा, फैमिली प्रॉब्लम रही, और दूसरा ये शायद सेक्सुअली इंपॉर्टेंट है, नपुंसक जिसे हम कहते हैं। और इन्हीं चीज़ों ने मिलाकर इसे कातिल बना दिया है, एक सीरियल किलर। अब ये सारी चीज़ें 45 से 50 साल, ये सारी चीज़ें तो बता दी, हुलिया वो नहीं बता पाए, लेकिन बेसिक एक चीज़ पता चली कि एक शख्स है जो शायद इम्पोर्टेंट है, बचपन ठीक से गुजरा नहीं, 45 से 50 साल की उम्र है, तो चलो उसे ही ढूंढते हैं। अब इसके बाद पुलिस ये भी ढूंढ रही है, लोगों को आगाह भी कर रही है कि अपने बच्चों को, लड़कियाँ, औरतें अकेले ना निकले, सन्नाटे में ना जाएं अकेले। और इधर तमाम जो तलाश है वो शुरू हो गई। सबसे ज़्यादा फोकस था रेलवे स्टेशन के करीब, और आखिरकार नवंबर 6 नवंबर 1988 एक इंस्पेक्टर को एक स्टेशन के करीब एक शख्स गुजरते हुए दिखा। उसके चाल ढाल से उन्हें लगा कि ये कुछ घबराया हुआ भी है। फिर उसके कपड़े देखे तो लगा उसके कपड़े में मट्टियाँ हैं, कपड़ों में नज़दीक से देखा तो लगा कि कुछ ब्लड स्टेन है, खून के धब्बे हैं। पुलिस उससे गई, उसके पास नाम पूछा, पता पूछा, उसके पास भी एक ब्रीफकेस। जब ब्रीफकेस को खोला तो देखा कि उसमें एक चाकू है और एक रस्सी है। फ़ौरन पुलिस ने अपने सीनियर अफसरों को इन्फॉर्म किया। इत्तेफाक से कुछ साल पहले एक और पुलिस इंस्पेक्टर जो दूसरा था, उसने भी एक बार एक बस स्टॉप पे एक लड़की के साथ बात करते हुए एक शख्स को रोका था। उसके पास भी ब्रीफकेस था और एक चाकू और एक रस्सी थी, लेकिन उसे छोड़ दिया था। लेकिन वो रिपोर्ट की गई थी, वो रिकॉर्ड पे था। जैसे ही इस बार 6 नवंबर को इस शख्स को रोका और पूछा गया तो पुराने रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि इस शख्स को पहले भी एक बार पकड़ा गया था, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। इस बार पुलिस को लगा कि शायद वो सही ट्रैक पर है और यही वो शख्स है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के करीब जो समय है वो भी उसी वही समय, कपड़े उसके हुलिया ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी किनारे से आ रहा है, पैर में बहुत सारे मिट्टी हैं। आमतौर पर वहाँ पर लोग सब साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। खून के निशानों ने भी चौंकाया कपड़ों पर, और बैग में चाकू और रस्सी रखने का मतलब क्या है। इन सारी चीज़ों के बाद उसे वो इंस्पेक्टर अपने सीनियर अफसरों के पास लाता है। इत्तेफाक से जिस शख्स को पकड़ा गया था उसके ऊपर एक बहुत पहले एक चोरी का मामला दर्ज था, तो पुलिस के पास एक वो भी मिल गया कि सिर्फ पूछताछ नहीं, उस चोरी के मामले में इसको हम अरेस्ट दिखा सकते हैं। उन्होंने उस चोरी का केस खोला और उसको अरेस्ट करके दिखा लिया और उससे पूछताछ शुरू की। लेकिन वो अपने आप को बेकसूर बताया इन सारे कत्लेआम के लिए जो सीरियल किलिंग हुई। पुलिस ने हर तरह से पूछ लिया, पुलिस नाकाम रही। अब पुलिस को लगा कि क्या करें। इसी के बाद फिर पुलिस ने तय किया, सीनियर अफसरों ने कहा कि एक काम करो, इसको उस साइकेट्रिस्ट अलेक्जेंडर के पास ले चलो, वही इससे बातचीत करेंगे। अब इसके बाद अलेक्जेंडर जो साइकेट्रिस्ट थे नामी, उनके पास ले जाया गया। इस शख्स को जिसको पकड़ा गया था उसको बैठाया गया। बैठाने के बाद अब डॉक्टर साहब उससे पूछताछ कर रहे हैं, और वो पूछताछ जो था उसकी पूरी डिटेल रिपोर्टिंग है कि उन्होंने उसके कत्ल, क्राइम, इन सब से पूछा ही नहीं। शुरुआत की बचपन से, कहाँ रहे, कैसे रहे, क्या पढ़ाई की, फैमिली में कौन, पहली गर्लफ्रेंड कौन, पहली नौकरी कौन, रोस्तोव में कैसे आए, ये सारी चीज़ें बातचीत।
पूरी। उसके बाद जब जब ये कत्ल हुए थे, अब तक 52 हो चुके थे। उन दिनों की खबर, इन 52 कत्ल की खबर उसे थी कि नहीं थी, ये भी सवाल। उन दिनों में वो कहाँ था? मतलब बारीक से बारीक, छोटी से छोटी। सामने वाले को भी लग रहा है कि ये शायद सिर्फ जानकारी ले रहा, हम पे शक नहीं कर रहा है। ये सारी पूछताछ चलती रही, कई घंटे बीते और अचानक डॉक्टर की पूछताछ, सवाल जवाब के दरमियान वो शख्स अचानक खड़ा होता और कहता है कि मैं ही सीरियल किलर हूँ, मैंने ही ये सारे कत्ल किए, मैंने ही एक एक कर अपने शिकार को चुना है। और उसने खुद से कन्फेशन किया, सिर्फ डॉक्टर के उस सवाल जवाब से, क्योंकि वो उसके जहन में इस हद तक घुस चुके थे कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर उसने अपना असली नाम बताया। उसका नाम था आंद्रे विकातिलो, आंद्रे विकातिलो। उसने कहा कि हाँ, मैंने सब कुछ मारा, ये कत्ल की जिम्मेदारी लेता हूँ। और इसके बाद फिर उसने अपनी पूरी जो कहानी सुनाई, वो कहानी ये थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने लगभग दस्तक दे दी थी। 36-37 से ये सुबगार शुरू हो गई थी। और उसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1936 में आंद्रे का जन्म होता है, यूक्रेन के एक इलाके में, वही यूक्रेन जहाँ इस वक्त रशिया और रूस के बीच जंग चल रही है। तो वहाँ पे हालात ठीक नहीं थे। नाजी सेना और जो जर्मन और रूस, इधर लड़ाई चल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आहट हो चुकी थी। जिस जगह पे आंद्रे का जन्म हुआ, पिता इसके गरीब थे, माँ भी गरीब, और उस इलाके में उससे पहले बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। लोग गरीब थे, खाने को नहीं था, अकाल के जैसे हालात थे। जंग ने और सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इधर दूसरा जंग फिर से सर पे मंडरा रहा था। तो कुल मिलाकर आंद्रे के परिवार में ये था। और आंद्रे के आसपास कहते हैं कि लोग कई कई दिनों तक घास खाकर जिंदा रहते थे। वो घास की रोटियां बनाते, घास उबाल कर खाते, अनाज था नहीं, हालात बड़े ख़राब थे। तो ऐसे माहौल में आंद्रे ने परवरिश अपनी पाई। थोड़ा बड़ा हुआ, वहीं पास के स्कूल में भेज दिया गया। इधर उसके बाप को जबरन जो है सेना में भेज दिया गया लड़ने के लिए। और फिर उन्होंने विद्रोह किया तो उनको जेल डाल दिया गया। इधर आंद्रे को उसकी माँ ने किस्सा सुनाना शुरू किया कि उसका एक बड़ा भाई भी है। अब आंद्रे की एक बहन थी और आंद्रे था, बट उसने कहा कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है, और तुम्हारे बड़े भाई जो है जब पैदा हुआ और बड़ा हुआ, जब भूखमरी आई, तो यहाँ पे आलम ये था कि लोग घास फूस खा रहे थे, और बल्कि कई लोगों ने तो इंसान को मार कर खाया है, जो बहुत सारे लोग मारे गए भूख से, उनकी लाशों को खाया है। तो माँ ने अपने बेटे आंद्रे से कहा कि तुम्हारे बड़ा भाई, उसको भी लोगों ने अपना निवाला बनाया। भूख का आलम ये था कि उसकी लाश से लोगों ने पेट भरा। अब ये जो कहानी है ये कभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन आंद्रे की माँ लगातार उससे ये बात कहती रहती थी। ये बात आंद्रे के जहन में बैठ गई। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, स्कूल गया, फिर कॉलेज गया। उसके बाद उसी दौरान में उसकी गर्लफ्रेंड बनी। लेकिन गर्लफ्रेंड बनने के बाद उसे पहली बार पता चला कि वो इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है। उसके बाद गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। फिर इसके बाद एक दूसरी गर्लफ्रेंड बनी, बाकी भी दोस्त जानते थे, वो भी उसका फिर मजाक उड़ाने लगी कि ये नपुंसक है। ये बातें धीरे धीरे उसके मन में आने लगी, और इस शर्मिंदगी की वजह से उसने उस शहर को छोड़ दिया। फिर वो दूसरी जगह गया, वहाँ कुछ दिन तक एक दूसरे शहर में जाकर इसने टीचर की नौकरी की। और फिर वहाँ एक और लड़की से इसे प्यार हो गया, दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद फिर उसे भी मालूम था उसकी पत्नी को, लेकिन फिर हालात ऐसे बने कि अलग अलग हो गए, और वो आखिरकार उन तमाम जगहों को छोड़कर रोस्तोव शहर पहुंच गया। यहाँ आने के बाद पुरानी यादों ने उसका पीछा छोड़ा नहीं। उसे वो तमाम ताने, वो हंसी, वो शर्मिंदगी, वो गर्लफ्रेंड का छोड़ना, ये सारी बातें याद थी। और साथ में उसकी माँ की वो कहानी कि उसके भाई की लाशों से लोगों ने अपना भूख मिटाई थी, क्योंकि खाने के लिए नहीं था। इन सारी चीज़ों ने उसके दिमाग में ऐसा घर कर लिया है, सारी बातों ने, कि उसे लगा कि कुछ करना है। इसी के बाद एक तो वो जो लोग हंसते थे उसकी इस इम्पोर्टेंट होने पर, उसने पहली बार रोस्तोव में एक 9 साल की लड़की को अपना निशाना बनाया। उसके बाद उसके ब्रेस्ट काटे, फिर कई लड़कों को निशाना बनाया, उनके प्राइवेट पार्ट्स काटे। फिर 8 से लेकर 44 साल तक अलग अलग रेलवे स्टेशन के करीब, जहाँ भी ये खासतौर पर उन लड़कियों को निशाना बनाता जिन्हें ये अकेला देखता। वो लाइब्रेरी से लौट रही हैं, स्कूल से लौट रही हैं, घर जा रही हैं, घर से आ रही हैं, जब मौका मिलता वो करता, और फिर उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता, जो होता नहीं, और फिर उनकी लाशों को काट पीट कर कहीं नदी किनारे, कहीं जंगल में, कहीं रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक देता। और इस तरीके से वो एक के बाद एक कत्ल करता गया। जब उसने अपने सारे जुर्म को कबूल कर लिया, इसके बाद मुकदमा चला।
और इस ट्रायल की शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 1992 से। उससे पहले सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, उन 52 की 52 लाशों के बारे में जानकारी हासिल की गई। कहते हैं कि जब ट्रायल शुरू हुआ तो कई बार आंद्रे ने बाकायदा भरी अदालत में, कोर्ट रूम के सामने, जज के सामने अपने पैंट खोलकर ये बताने की कोशिश की कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं नपुंसक हूँ। उन चीज़ों का असर पड़ा नहीं और आखिरकार आंद्रे विकातिलो को इस मुकदमे की कार्रवाई पूरे होने के बाद अक्टूबर 15, 1994, बल्कि 1993, अक्टूबर 15, 1993 को अदालत ने 52 कत्ल के लिए आंद्रे को सजाए मौत दी, 52 मर्डर्स के लिए, अक्टूबर 15, 1993। इसके बाद करीब 5 महीना बीतता है, ये अपील करता है, उस अपील को भी रद्द कर दी जाती है और आखिरकार 14 फरवरी 1994 वैलेंटाइंस डे के दिन 14 फरवरी 1994 को रोस्तोव शहर में रोस्तोव जेल के अंदर चिकातिलो को एक गार्ड सर में पीछे से गोली मारता है। यही उसकी सज़ा थी। अदालत ने उसको फायरिंग स्क्वाड से मारने के जो है वो हुक्म दिया था। तो वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी 1994 को रूस के शायद अब तक के सबसे वहशी, दरिंदे और सबसे बड़े सीरियल किलर का खात्मा होता है और उसे सर में पीछे की तरफ से गोली मारी जाती है। और इस तरीके से आंद्रे विकातिलो की कहानी ख़त्म होती है। आंद्रे विकातिलो को रोस्तोव रिपर, रोस्तोव का दरिंदा, रोस्तोव का जंगली, मतलब रोस्तोव का कसाई, कई नाम से पुकारा गया। आज भी लोग जब उन हादसों को याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। तो ये थी कहानी उस सीरियल किलर की जिसे रूस का सबसे बड़ा सीरियल किलर कहा जाता है। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले अपना सिलसिला, अभिनव रॉय, इनका जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे अभिनव। और रौनक राय ने भेजा है, इसके अलावा शालू का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे शालू। मीत, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मीत। और नरेंद्र मकवाना जी ने भेजा, उनके बेटे हैं। अरमान खान का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे अरमान। समीर अहमद खान, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे समीर। और ये हैदराबाद के हैं लेकिन आजकल दिल्ली में, और इनकी 22 मई को थी। सैटरडे की कहानी रिकॉर्डेड थी इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को सैटरडे को बल्कि किसी को विश ही नहीं कर पाया, तो उसके लिए माफ़ी। राजेश, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे राजेश। और गौतम सेनापति ने भेजा, इनके दोस्त हैं। इसके अलावा नीरज कुशवाहा जी का भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे नीरज। और मयूर मदन ने भेजा, उनके भाई हैं। विश्वनाथ पाटिल जी, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे विश्वनाथ पाटिल जी, बल्कि 21 मई को था। और सुदेश पाटिल जी ने भेजा है सीडल यूएसए से, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। रिंकी सिंह का भी जन्मदिन है तो रिंकी सिंह जी हैप्पी बर्थडे। और रंजीत जी ने भेजा, इनकी पत्नी है, 21 मई को इनका भी जन्मदिन था। स्वीटी का भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे स्वीटी। और सुरेश बरदाली ने भेजा है, 21 मई को इनका भी था। इसके अलावा कुश बोदर, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे कुश। और संदीप बोदर जी और दया बोदर जी माँ बाप हैं, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा विट्ठल प्रभाकर देसाई जी का भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे विट्ठल साहब, और ये कर्नाटक से हैं। इसके अलावा जिनल और मनहर पटेल सूरत से, इनकी एनिवर्सरी, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। प्रमार करण नागाजन भाई, इन्होंने एक सवाल पूछा कि दूसरे देश से बॉडी अगर लाई जाती है तो कैसे लाई जाती है और किस में लाई जाती है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। एक तो डेथ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल का, फिर आप एयर एम्बुलेंस है, इसके अलावा नॉर्मल जो पैसेंजर फ्लाइट्स होती है उसमें भी आता है अलग से, उसमें कॉफिन, लेकिन वो सारी चीज़ें लेप वेप लगा कर बाकायदा, और उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सारे कागजी कार्रवाई होने के बाद, और ये कागजी कार्रवाई हॉस्पिटल से ही होता है, हॉस्पिटल के ही पेपर चलते हैं जो एयरलाइंस तक पहुँचते हैं। इसके अलावा सुमित सिन्हा पटना से, इन्होंने एक मेडिकल स्टोर ये चलाते हैं। थैंक यू सो मच सुमित साहब, तारीफ़ के लिए और आप कहानी जो सुनते हैं उसके लिए। और इसके अलावा वैष्णवी छत्तीसगढ़ से, थैंक यू मेल लिखने के लिए। भूपेंद्र सिंह कुवैत से हैं, और कतर की वो शरीक और ओनिबा की, तो वो दोनों ठीक हैं, मुंबई में। और जानकारी लेकर आपको दूंगा फिर। अनिल चौहान हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। मीता भट्टाचार्य जी प्रणाम, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। करण मलिक साहब, आपके मेल मैंने देखे और मैं आपको और ये मेरी टीम कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। जो भी स्टोरी है मैं ज़रूर उसमें जो हेल्प होगी आपसे करूँगा, वादा है। राजकुमार चौहान, इसके अलावा कयूम चौधरी साहब बांग्लादेश से हैं। इन्होंने लिखा कि कहानियों के टाइटल अब इंग्लिश में आ रहे हैं, अगर आप देखें तो। अंबर सिंह एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा पंकज प्रजापति, ये बुरहानपुर एमपी से एक स्टोरी की फरमाइश की है। नितिन सुलाती हैं, रवि कंबोज हैं कनाडा से। मोहम्मद हसन
और ये आज आंद्रे चिकातिलो की जो कहानी सुनाई, बहुत दिनों से फरमाइश कर रहे थे, तो आज आपकी फरमाइश पूरी हो गई हसन साहब। इसके अलावा चंदन शर्मा जी हैं और ये पेड्रो लोपेस की कहानी सुनना चाहते हैं तो ज़रूर सुनाऊंगा। रवि राय हैं और कहते हैं दिन भर की खबरों की भी अपडेट दे दिया कीजिए, तो मैं जब जब कोई बड़ी खबर होती है ज़रूर देता हूँ। अभी फिलहाल ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल में और सुन रहे हैं कि वो खाना वाना नहीं खा रहे हैं, उनको शायद लीवर की प्रॉब्लम है, तो वो खासतौर पर गेहूँ वेहूँ नहीं खा रहे हैं और सिर्फ सैलेड्स के ऊपर हैं, सलाद खा रहे हैं। बाकी मैं अपडेट और दूंगा आपको। अमित सेंगर हैं, इनको बेटी हुई, बहुत बहुत बधाई अमित साहब आपको। इसके अलावा रचना गुप्ता जी ने एक मेल लिखा और उन्होंने पूछा है कि मैं इतनी सारी क्राइम की कहानियाँ सुनाता हूँ तो सपनों में भी क्राइम और क्रिमिनल्स ही आते होंगे, तो अब तंग नहीं होते हैं? तो रचना जी अब आदत सी हो गई है, ज़माना अरसा हो गया, तो अब रच बस गया हूँ इस क्राइम रिपोर्टिंग में। और इन्होंने दूसरा पूछा था कि रचना का मतलब उर्दू में क्या होता है। तो रचना का मतलब उर्दू में एक तो तरकीब, मोहब्बत, प्यार, फितरत, ये उर्दू के सारे मायने हैं। तो खूबसूरत नाम है आपका और उसके मतलब भी। इसके अलावा रंजन सिंह है, मेलबर्न से एक स्टोरी की फरमाइश की है। देवेश सक्सेना जी ने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। कुशाल दीप जिंदल, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए और आपकी स्टोरी की भी जल्दी जो फरमाइश है पूरी होगी। इसके अलावा पिंटू दुबे जी, ये इंश्योरेंस कंपनी में है, और थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, और जो स्टोरी आपने फरमाइश की वो भी जल्द सुनाऊंगा पिंटू साहब। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।